हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो क्लासेस में। और आज इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि अकोशिकीय जीव। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकोशिकीय जीव क्या होते हैं, उनका जो जनरल कैरेक्टर है, उनके लक्षण क्या क्या हैं, कौन कौन से अकोशिकीय जीव होते हैं और उनका इम्पोर्टेंस, उनका महत्व क्या है हमारे जीव विज्ञान में। उनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो अकोशिकीय जीव होते हैं वो क्या होते हैं जनरली। तो एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि अकोशिकीय जीव वे जीव हैं जिनकी कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है, इनकी बॉडी में सेल्स नहीं पाई जाती हैं, कोशिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, दे आर टिपिकली सिंपलर इन फॉर्म एंड ऑफन एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। ओके, ये बहुत ही सिंपल इनकी संरचना होती है, बहुत ही सरल संरचना होती है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल होता है। वे आमतौर पर सरल रूप में होते हैं और अक्सर स्वतंत्र संक्रामक कणों के रूप में होते हैं। ठीक है, ये संक्रमण पैदा करने वाले इनकी इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, इन्फेक्शन पैदा करने वाले पार्टिकल्स होते हैं। इनकी बॉडी में सेल्स नहीं पाई जाती हैं। नाम से ही क्लियर है, अकोशिकीय। ठीक है, यानी कि जिनके बॉडी में, जिनके शरीर में कोशिका न पाई जाए उन्हें हम कहते हैं अकोशिकीय जीव। ओके, अगर हम परिभाषा की बात करें तो एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर बायोलॉजिकल एंटिटीज दैट लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस और स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यानी कि अकोशिकीय जीव जैविक इकाइयां हैं। वो जीव, वो ऐसे जीव हैं, ऐसी जैविक इकाइयां हैं जिनमें कोशिकीय संगठन या संरचना का अभाव होता है, यानी कि इनमें कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती, कोई भी कोशिका की संरचना इनमें नहीं पाई जाती है, बहुत ही सिंपल होते हैं। और वे जीवन के अन्य रूपों के विपरीत कोशिकाओं के से बने नहीं होते हैं। दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारे पूरे बायोस्फीयर में, हमारा जो जो धरती है, हमारी धरती पर जितने भी जीव पाए जाते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, एसेलुलर या सेलुलर। ठीक है, कोशिकीय संरचना के आधार पर, यानी कि जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो एसेलुलर या सेलुलर, यानी कि कोशिकीय या फिर अकोशिकीय। कोशिकीय यानी कि वे सारे जीव जिनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि एक अपना केंद्रक कला होगा, केंद्रिका होगी, या फिर वो ना हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, या फिर अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, ये सारी चीज़ें होंगे, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ये सब कुछ होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं इनकी बॉडी में या तो सिर्फ डीएनए होगा या आरएनए होगा, और प्रोटीन या तो होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, उसके बेसिस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। परिभाषा इनकी यही है कि ऐसे जीव जिनमें कोशिका नहीं पाई जाती है, कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है, मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स हु डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें हम कहते हैं अकोशिकीय जीव या एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, अगर हम बात करें कि कितने तरह के होते हैं तो जो अकोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि जो एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मेनली तीन तरह के होते हैं। विषाणु या फिर वायरसेस, जिनके बारे में लगभग हम सब लोग जानते हैं, वायरॉइड्स, ठीक है, और प्रियन। ये तीन तरह के हमारे अकोशिकीय जीव होते हैं। अब क्या होते हैं ये, इनके बारे में हम लोग आगे देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें वायरसेस की, तो कि वायरस क्या होते हैं। ठीक है, तो एक समझिए कि प्रोटीन की कोट जिसके अंदर हमारा डीएनए या आरएनए है, वो हमारा एक वायरस होता है। ठीक है, मीन्स वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए और आरएनए दोनों कभी एक साथ नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, एंड इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट और कैप्सिड, और ये एक प्रोटीन कोट में बंद होते हैं जिन्हें हम कैप्सिड कहते हैं। ओके, एंड दीज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ठीक है, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, यानी कि ये बिना किसी दूसरे होस्ट सेल के ये रह नहीं सकते हैं। ठीक है, इनको मल्टीप्लिकेशन के लिए, रेप्लिकेशन के लिए एक होस्ट सेल चाहिए। दे रिक्वायर अ होस्ट सेल फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि ये अनिवार्य अंतर कोशिकीय परजीवी होते हैं, अर्थात प्रजनन के लिए एक मेजबान कोशिका की आवश्यकता होती ही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात हम समझिए कि एक प्रोटीन की कोट जिसके अंदर हमारा डीएनए है या आरएनए है। आप सिंपल सी बात समझिए, एक आपने एक कवर बना दी, एक कोटिंग बना दी, ठीक है, जो कि प्रोटीन की बनी हुई है। इसके अंदर एक डीएनए है या फिर एक आरएनए है, वो है हमारा एक वायरस। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस है, एचआईवी वायरस है, या फिर कोरोना वायरस है, ये होते हैं हमारे वायरसेस। ओके, वायरॉइड्स। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि वायरसेस हमारे क्या हैं, विषाणु हमारे क्या हैं, उनमें प्रोटीन और डीएनए और आरएनए पाया जाता है, डीएनए या आरएनए पाया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन होगा और डीएनए होगा, या फिर प्रोटीन होगा और आरएनए होगा।
ये होता है हमारे वायरसेस या विषाणुओं में। लेकिन यहाँ वायरॉइड्स जो होते हैं हमारे और भी सिंपलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, जिसमें केवल आरएनए का एक स्ट्रैंड होता है, प्रोटीन नहीं पाई जाती, डीएनए नहीं पाया जाता, वो हमारे वायरॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आरएनए के एक ही स्ट्रैंड के बने होते हैं। ठीक है, दे लैक अ प्रोटीन कोट, इनमें प्रोटीन कोट नहीं पाई जाती है, एंड दे कॉज डिजीज इन प्लांट, ये पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। अक्सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर आपको एसेलुलर ऑर्गेनिज्म की लिस्ट दे दी जाएगी, एग्जाम में पूछा जाएगा कि इन पौधों में कौन रोग उत्पन्न करता है, तो अगर वायरॉइड्स है तो आप बेहिचक वायरॉइड्स को ऑप्शन में टिक कर सकते हो, क्योंकि वायरॉइड्स हमारे प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा क्या है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। ठीक है, जो हमारा आलू स्पिंडल कंद वायरॉइड है वो हमारा एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का बना होता है, इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसी तरह से अब अगर हम बात करें जो हमारा तीसरा टाइप है प्रियॉन, प्रियॉन क्या होते हैं? प्रियॉन जिस तरह से वायरसेस में हमने देखा, यानी कि विषाणुओं में देखा कि प्रोटीन और डीएनए या प्रोटीन और आरएनए है, लेकिन वायरॉइड्स में सिर्फ आरएनए है। उसी तरह से प्रियॉन में सिर्फ प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए या आरएनए नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो प्रियॉन इन्फेक्शियस प्रोटीन्स दैट लैक न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, यानी कि वे इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं जिनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है, कोई भी डीएनए कोई भी आरएनए इनमें नहीं पाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके अलावा दे कॉज न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ये जानवरों में और इंसानों में न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज यानी कि जो हमारे नर्व्स हैं, नर्व सेल्स हैं, ब्रेन की सेल्स हैं, उनको डिजेनरेट करने में ये उस तरह की बीमारी फैलाते हैं जिससे हमारी जो नर्व सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैड काउ डिजीज, ठीक है, यानी कि पागल रोग, और हमारा क्या है, क्रुट्सफेल्ट जैकब डिजीज। ठीक है, क्रुट्सफेल्ट जैकब डिजीज, ये जो दो बीमारियां हैं ये हमारी प्रियॉन के द्वारा फैलाई जाती हैं। ओके, अगर हम बात करें लक्षण की, ठीक है, कि जो अकोशिकीय जीव हैं उनके लक्षण क्या हैं, ठीक है, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट। ठीक है, ये जो जिस होस्ट सेल में, चाहे वो नर्व सेल हो या बैक्टीरियल सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, कोई भी सेल हो, ये हमेशा उसके अंदर ही रेप्लिकेट करते हैं, उसके अंदर ही प्रजनन करते हैं। ठीक है, उस कोशिका के बाहर जैसे ही ये आए, ये कोई भी प्रजनन नहीं करेंगे, कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं करेंगे, कोई ग्रोथ इनमें नहीं होगी, ये फुल स्टॉप हो जाएंगे। यानी कि कहा जाता है कि आप एक वायरस को बोतल में भरकर सैकड़ों सालों तक ऐसे ही रख सकते हैं, और जैसे ही वो एक्टिव होगा, मतलब जैसे ही उसको कोशिका मिलेगी वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनके कुछ लक्षण जो हैं, इनका जो ये लक्षण है, ठीक है, कि कोशिका के बाहर इनका कोई स्वतंत्र जीवन नहीं होता, इनको इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं होती, ये लक्षण निर्जीवों का है। ठीक है, ये निर्जीव की तरह सैकड़ों सालों तक ऐसे ही पड़े रह सकते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर ही प्रजनन करते हैं। ठीक है, इनका अपना डीएनए होता है, इनका आरएनए होता है। तो ये कहते हैं कि जो वायरस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, वो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरी चीज ये है कि दूसरे लक्षण की बात करें तो डिपेंडेंट ऑन होस्ट। ठीक है, ये किसी न किसी होस्ट सेल पर हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे, यानी कि दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड अ लिविंग होस्ट सेल, ये हमेशा जो इनकी मेजबान कोशिका है उसके अंदर ही प्रजनन करते हैं। ठीक है, ये खुद अपने से बाहर, कोशिका के बाहर प्रजनन नहीं करते। ठीक है, एंड माइक्रोस्कोपिक इंसाई यानी कि सूक्ष्मदर्शी होते हैं, यानी कि इनको केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, और कोई भी सामान्य सूक्ष्मदर्शी नहीं, ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, जो कि सबसे पावरफुल होता है। ठीक है, इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इसके अलावा नो सेलुलर ऑर्गेनेल्स, यानी कोई कोशिकीय अंगक इसमें नहीं होता, इनके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, केंद्रिका नहीं होती है, कोई गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी संरचनाएं इनके अंदर नहीं होती हैं, लैक स्ट्रक्चर्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। ओके, अगर हम इनकी तुलना करें, ठीक है, कि जो हमारे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो कोशिकीय जीव हैं और अकोशिकीय जीव हैं, उनके बीच में अगर हम एक तुलना करें तो हम पाएंगे कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इनकी संरचना की बात करें, तो जो अकोशिकीय जीव हैं वो गैर कोशिकीय, यानी कि इनमें कोशिकाएं नहीं होती हैं, अकोशिकीय हम कह सकते हैं, जबकि जो हमारे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेलुलर होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो,
यानी कि जो हमारे कोशिकीय जीव हैं वो उनकी में कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो एक कोशिकीय हो सकते हैं या फिर बहुकोशिकीय हो सकते हैं। ठीक है। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, यानी कि चयापचय की जो क्रिया होती है, खाना पीना पचाना, ठीक है, वो हमारा एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है। ठीक है, ये अकोशिकीय जीवों में अनुपस्थित होता है, लेकिन जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें होता है प्रेजेंट, यानी कि जो कोशिकीय जीव हैं उनमें उपस्थित होता है। ठीक है। अगर हम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की बात करें, यानी कि विकास और प्रजनन की अगर हम बात करें, तो एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स केवल किसी न किसी होस्ट सेल, किसी दूसरी होस्ट कोशिका के अंदर, मेजबान कोशिका के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंडिपेंडेंट, काफी सारे केसेस में इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र प्रजनन कर सकते हैं। इनको अपने प्रजनन के लिए किसी दूसरे होस्ट सेल की जरूरत नहीं पड़ती है अधिकांश मामलों में। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो अकोशिकीय जीव हैं, इसके जो एग्जाम्पल हैं हमारे एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, वायरस, प्रियॉन्स और वायरॉइड्स हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, फंजाई यानी कि कवक, ये सारे के सारे हमारे इसके एग्जाम्पल हैं, यानी कि इसके उदाहरण हैं। ओके। बैक्टीरिया, पौधे, जानवर, ये सभी हमारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म के उदाहरण हैं। ओके। अगर हम महत्व की बात करें, ठीक है, कि जो हमारे एसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनका क्या महत्व है, तो सबसे बड़ा इनका महत्व जो होता है वो हमारा मेडिकल फील्ड में होता है, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में इनका काफी ज्यादा महत्व होता है। ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारे तरह के मानव रोग फैलाते हैं। ठीक है। जो जैसे कि हम अभी हम कोविड की बात करें, ठीक है, ये कैसे वाला हमारा SARS-CoV-2 जो वायरस ने फैलाया, ठीक है, कोरोना वायरस जिसे कहा जाता है। ठीक है, वो भी हमारा एक वायरस, एक विषाणु ही था। ठीक है। इसके अलावा और भी कई तरह की बीमारियां होती हैं जो फैलाई जाती हैं, न सिर्फ मानवों में बल्कि पौधों में भी, बैक्टीरिया तक में भी। ठीक है, वो हमारे एसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि अकोशिकीय जीवों द्वारा फैलाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा इनका कुछ बहुत सारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। ठीक है, आर्थिक प्रभाव भी है इनका। क्या कि प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरॉइड्स लीड टू क्रॉप लॉसेस। ठीक है। जो वायरॉइड्स हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वायरॉइड से कारण होने वाली पौधों की बीमारियां फसल को नुकसान पहुंचाती है। ओके। इसके अलावा इनका सबसे जो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है हमारा रिसर्च में। ठीक है, यानी कि अनुसंधान में। किस तरह के अनुसंधान में? जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे वायरसेस का, या फिर एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उन सबका कोई ना कोई इस्तेमाल होता ही होता है। ओके। तो निष्कर्ष हमारा इस वीडियो का यही दोस्तों, या फिर कंक्लूजन हमारा इस वीडियो का यही है कि जो एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ब्रिज द गैप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, यानी कि अकोशिकीय जीव जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी को जोड़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इनके कुछ लक्षण जो हैं वो निर्जीवों की तरह हैं, यानी कि आप इनको बोतल में बंद करके आप कई सालों तक रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी सजीव वस्तु को बोतल में बंद करके कई सालों तक नहीं रख पाएंगे, कुछ दिन में वो मर जाएगा, क्योंकि उसे खाना पानी ये सब कुछ नहीं मिलेगा। तो लेकिन जितने भी वायरसेस हैं, वायरॉइड्स हैं, प्रियॉन्स हैं, उनको आप बोतल में बंद करके भी कई सालों तक रख सकते हैं। ठीक है, कोशिका के बाहर वो पूरी तरह से निर्जीव हो जाते हैं, न ग्रोथ न विकास होती है उनमें, न प्रजनन होता है, न ग्रोथ होती है, न रिप्रोडक्शन, कुछ भी नहीं करते हैं वो। सजीव का कोई भी लक्षण वो कोशिकाओं के बाहर नहीं दिखाते हैं। ओके। लेकिन कोशिका के अंदर जाते ही वो प्रजनन करने लगते हैं, और साथ ही साथ उनके पास अपना न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो कहा जाता है कि ये लक्षण जीवों का है। तो अकोशिकीय जीव जो हैं हमारे, वो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी हैं। ओके। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कोई कड़ी क्या है, तो हमारे वायरसेस या फिर विषाणु हैं। ठीक है। इसके अलावा डिस्पाइट देयर सिंप्लिसिटी, दे सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम्स। स्ट्रक्चर इनका बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही साधारण इनका स्ट्रक्चर होता है। ये केवल एक प्रोटीन और एक डीएनए के बने होते हैं, लेकिन डीएनए या आरएनए के बने होते हैं। लेकिन ये जितने भी जीवित जीव हैं, ठीक है, और जो पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से लेकर के एनिमल, प्लांट, फंजाई, सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर और सजीवों पर। इसलिए ये कितना भी सिंपल हो, लेकिन इनका इम्पैक्ट, इनका असर बहुत ज़्यादा होता है। ओके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर करिए, और हमेशा याद रखिए कि बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। ठीक है, बिकॉज एक्सक्यूजेस नेवर ब्रिंग सक्सेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।
एंड गुड बाय।